चैप्टर एंटी डिफेक्शन लॉ। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ को समझेंगे जो 10th शेड्यूल में दिया गया है। ये लॉ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मेन पर्पज है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट जाने से रोका जा सके। आइए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। इस लॉ का मेन गोल है कि डिफेक्शन यानी कि पार्टी बदलना को रोकना, जिससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना हो और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने पार्टी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट ना चले जाए। आइए की प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ को देखते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलए। अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वॉलेंटरली छोड़ देता है यानी कि डिफेक्शन, तो वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर एक पार्टी का एमएलए अपने पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जैसे ट्रस्ट वोट के टाइम पर के अगेंस्ट वोटिंग करना। इंडिपेंडेंट मेंबर। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इलेक्शन जीतकर हाउस में आता है, अगर वो बाद में किसी पार्टी का मेंबर बन जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया गया हो, अपनी नॉमिनेशन के बाद 6 मंथ के अंदर किसी पार्टी का मेंबर बन जाता है तो उसे भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जैसे अगर एक नॉमिनेटेड एमपी अपने 6 मंथ पीरियड के बाद किसी पार्टी का मेंबर बन जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। चेंजेस ब्राउट बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 को देखते हैं। यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर का टोटल नंबर लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स। अगर कोई मिनिस्टर डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उसे मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी छोड़ना पड़ता है। एग्जेम्पशन फॉर 1/3 स्प्लिट। पहले अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का 1/3 मेंबर स्प्लिट करते थे तो उन्हें डिफेक्शन से बचाव मिलता था, लेकिन 91st अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन हटा दिया गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जांपल लेते हैं। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। इस केस में उनको डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का रिस्क था, लेकिन उन्होंने अपने डिसीजन को लीगल प्रोसीजर के थ्रू हैंडल किया। अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के एक्सेप्शंस, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और रूल्स मेकिंग पावर। एक्सेप्शंस टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होता। मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होती है और 2/3 मेंबर उस मर्जर को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स केस। अगर कोई मेंबर हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन बनने के बाद अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल खत्म करता है तब वो अपनी ओरिजिनल पार्टी को रिज्वाइन कर सकते हैं। एडजुकेटिंग ऑथोरिटी फॉर डिफेक्शन केस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल। डिफेक्शन के केसेस का फैसला प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन करते हैं। स्पीकर के पास कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है कि वो कब तक केस का डिसीजन करे। सुप्रीम कोर्ट इन होलोवन केस 1993। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं होगा। अगर स्पीकर का डिसीजन मेलेफाइड या परवर्स यानी कि गलत हो तो उसे जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।
अब रूल मेकिंग पावर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देखते हैं। रूल्स बनाने का अधिकार। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अधिकार है कि वो रूल्स बनाए जो 10 शेड्यूल के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कर सके। ये रूल हाउस के सामने 30 दिन तक रखे जाते हैं, जिसमें हाउस उन्हें अप्रूव, मॉडिफाई या डिसअप्रूव कर सकते हैं। कंप्लेंट बेस्ड एक्शन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तभी डिफेक्शन का केस उठा सकते हैं जब उसके पास हाउस के किसी मेंबर की कंप्लेन आए। एक्सप्लेनेशन देने का मौका। फाइनल डिसीजन लेने से पहले स्पीकर को मेंबर को अपना एक्सप्लेनेशन देने का मौका देना होता है। स्पीकर जरूरत पड़ने पर मैटर को कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को भी भेज सकता है इंक्वायरी के लिए। इमीडिएट इफेक्ट नहीं होना। डिफेक्शन का इमीडिएट और ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं होता, हर केस को अलग से एग्जामिन किया जाता है। जैसे कर्नाटका पॉलिटिकल क्राइसिस 2019। कर्नाटका असेंबली में कुछ एमएलएज ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का सपोर्ट किया। स्पीकर ने उनके अगेंस्ट डिफेक्शन की कंप्लेंट को डिले किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया। महाराष्ट्र क्राइसिस 2019। महाराष्ट्र असेंबली के डिफेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के डिसीजन को रिव्यू किया और ऑर्डर पास किया। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। मर्जर। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कंबाइन होती है और 2/3 मेंबर इस मर्जर को एग्री करते हैं तो ये लीगल मर्जर होता है।